हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी जानते हैं कि 12th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है भाग 1, और इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली है। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से वहाँ पर स्नानागार आपके मिलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जिसको आधार मानकर हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। उसी के बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आज हम लोग जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक परंपराएं प्रचलित थी। ओके, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा, यानी कि जितने भी ऑफलाइन क्लासेस के टीचर हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाते हैं, लगभग सभी। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं? तो यहाँ पर आपको एजुकेटर के साथ एंगेज होने का मौका मिलेगा। डायरेक्ट अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। आपको वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अभी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपकी एक साल की जो फ़ीस है 49,500, 24 मंथ की है 72,000, 36 मंथ की है 90,000। यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड यहाँ पर आता है, इस रेफरल कोड को डाल दीजिए आप, बी एस लाइव भूपेंद्र सिंह। बी एस लाइव ये है कोड है। यहाँ पर आपकी 10% फीस कम हो जाएगी। ऐसे ही आपका आइकॉनिक है, यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल का कोर्स अवेलेबल है। 10% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप बी एस लाइव कोड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल में देख लीजिए आप किस प्रकार से 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपके पास कोर्स अवेलेबल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली। ओके, ये जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वैसे ही इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर को आप एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप मेरे कोड का यूज़ कर रहे हो, बी एस लाइव कोड का यूज़ कर रहे हो तो आप केवल और केवल मेरे ही कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। सभी के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी एजुकेटर, लगभग 120 एजुकेटर हैं यहाँ पर, और लगभग 15,519 कोर्स हैं जो लाइव हैं और इसके अलावा रिकॉर्डेड हैं। आप बी एस लाइव कोड का यूज़ करते हुए आओगे तो मैं आपको बताऊंगा किस एजुकेटर से आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है। ओके, तो ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये है बी एस लाइव कोड। आप चाहो तो किसी भी कोड का यूज़ कर सकते हो। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो बी एस लाइव कोड का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके ये स्पेशल क्लास है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटीज़। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, तो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस ये है, आइकॉनिक में आपको अनलिमिटेड एक्सेस, पर्सनल कोच, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें, है ना। अगर आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है तो आपके लिए आइकॉनिक बेस्ट ऑप्शन है। आप आइकॉनिक लीजिए, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी होगी। और किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप मेरे कोड का यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली मैं ही आपके साथ जुड़ जाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको 8 से लेकर 10 बजे का जो टाइम होता है वो उनके डाउट क्लियरिंग सेशन का होता है। ओके, जितने भी बच्चे हैं 8 से लेकर 10 बजे तक मेरे से बात कर सकते हैं। पर्सनली मैं ही बात करता हूँ, कोई असिस्टेंट, कोई मैनेजर आपसे बात नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यूपीएससी के डाउट सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्लियर कर सकता हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं क्लियर कर सकता है। ओके, चलिए तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का सेशन है, और देखते हैं कौन कौन सी नई बातें हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आज के सेशन में, हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम एक एक कर हम लोग सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला आपका आता है शवाधान, यानी किस प्रकार से वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, यानी कि प्रक्रियाएं या फिर परंपराएं कौन कौन सी थीं। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, आप यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर आपके फिगर दिखाए गए हैं। ये आपका है किस प्रकार से जो एक इंसान लेटा हुआ है।
ओके, उसके साथ एक और भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एक बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर के नीचे दफना दिया और आपको यहाँ 1 मिनट में आपको बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा-सा आसानी हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से युगल आपको शवादान देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि शायद ये इसकी बीवी रही हो, तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी सती प्रथा कहीं न कहीं प्रचलित होगी। लेकिन ये सती प्रथा थी या फिर हो सकता है कि कोई दास हो, दास को साथ में दफना दिया गया हो कि स्वर्ग में जाएगा, तो दास इसकी सेवा-वेवा करेगा, है ना? इसी आधार पर आप देख लीजिए कि एक ये इंसान है, इंसान की हड्डियों के साथ आपको मृतभांड और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान होते हैं, ये सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ओके, ये भी आप देख लीजिए और ये भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग शवाधान के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ-कहाँ से किस प्रकार के शवाधान देखने को मिले हैं। देख लीजिए, एक-एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज के समय में जो अमीर और गरीब इंसान होते हैं, उसके रहन-सहन, खान-पान, सब चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, वो ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीता है। लेकिन आज आप समझिए, आज आपको शवाधान में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। आम इंसान है, वो भी धरती में गाड़ा जाता है या फिर आग में जलाया जाता है और जो अमीर इंसान है, वो भी दफनाया जाता है। ओके, तो आज के समय की हम लोग बात कर रहे हैं। आज के समय में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये अमीर है या फिर गरीब है, मरने के बाद। लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अमीर है या फिर गरीब है। क्योंकि आप समझना, अमीर आदमी के साथ महँगी-महँगी धातुएँ, दास, कुत्ते या फिर महँगे-महँगे बर्तन, पॉलिशदार बर्तन, ये सब दफ़नाए जाते थे। जबकि आप गरीब इंसान की बात करोगे, गरीब इंसान के साथ छोटी-मोटी रोज़मर्रा की कम कीमती धातु वाली वस्तुएँ दफ़नाई जाती थी। ओके, तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि कौन-सा इंसान अमीर था और कौन-सा इंसान गरीब था। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान में भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं और शवाधान के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान अमीर था और ये इंसान गरीब था। देखो, हम लोग बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। आपने मिस्र के पिरामिड तो सुने होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्र के जो पिरामिड हैं, वो एलियन ने बनाए हैं। अब एलियन ने बनाए, किसने बनाए हैं, ये बात प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएँगे, मिस्र की पिरामिड एलियन ने बनाए थे, किसने बनाए थे। हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मिस्र के जो पिरामिड थे, उसमें स्पष्ट रूप से शवाधान के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये राजा की जो थी मम्मी है। ओके, राजा की मम्मी है। मम्मी नहीं बोल रहा हूँ, मम्मी बोल रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना, थोड़ा-सा डिफरेंस करना। क्योंकि महँगी-महँगी धातुएँ, महँगी-महँगी आपकी संपत्ति वाली चीज़ें जो होती हैं, जो अमीर इंसान रखते हैं, शौक रखते हैं, उन सबको दफ़नाया जाता था। लेकिन आम इंसान की तरह ऐसा नहीं था। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो, कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो प्राचीन काल की हो, चाहे वो अब की हो, आपको भिन्नताएँ देखने को मिलेंगी। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी आप तो आज भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, रूस हो, कोई सा भी शहर हो। इसमें 2 वर्ग तो आपको देखने को मिलेंगे, एक अमीर और एक गरीब। ये भिन्नताएँ कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती हैं। लेकिन साम्यवादी विचारधारा इस बात की इस बात की पुष्टि करता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ना तो कोई वर्ग होगा, ना कोई जाति होगी, ना कोई धर्म होगा। किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें कहना एक आदर्शवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कि संभव नहीं है। ओके, तो भिन्नताएँ हमेशा रहेंगी, वर्ग संघर्ष हमेशा रहेगा। जो हीगल का जो कथन था, वो सत्य है कि इस वर्ग संघर्ष तो होता रहेगा और हीगल का जो मत था, हीगल का जो द्वंद्व न्याय का सिद्धांत था, उसी को इसने समाज से जोड़ दिया मार्क्स ने। उस बातों पर
बात करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग वापस हड़प्पा सभ्यता पर आते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्मों में गर्मों नहीं है, गर्भों हैं। गर्भ गर्भ में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान जो है गर्त की, गर्भ भी नहीं है, ये गर्त है। गर्त है, गर्त यानी कि मतलब एक खड्डा टाइप का। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न हुआ करती थी, है ना। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि गर्त में भिन्नता किस प्रकार पर आधारित होती थी। अमीर होगा तो अलग टाइप का गर्त होगा, कुछ स्पेशियस होगा, कुछ बड़ा होगा, है ना, उसमें अलग प्रकार की सामग्री होगी, है ना। ये सब देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कहना कठिन है। क्या आपको लगता है कि ईंटों की चिनाई की गई थी? कुछ जगह मिट्टी की ईंटें मिली हैं, किसी जगह आपको जो है पक्की ईंटें मिली हैं। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि सामाजिक भिन्नताएं थीं। ओके, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, और अनुमान प्रत्यक्ष का, अनुमान जो है सत्य का सही प्रमाण नहीं है। ओके, अनुमान एक अंदाजा होता है कि ऐसा हो सकता है, संभावनाएं होती हैं, है ना। तो ये कहना कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताएं थीं, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि सामाजिक भिन्नताएं थीं। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को पुष्ट कर चुके हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। देखो, मैंने आपको कहा था कि इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जिसमें कि धार्मिक, अधार्मिक, और इसके बाद मैंने आपको बताया था पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग इन सबको कंसीडर करते हैं। मृदभांड, बर्तन, मनके, सिक्के, इन सबको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके संकेत पाए गए हैं, है ना, तो ये जो आपकी मम्मी होती है, मम्मी के साथ आप ऊपर फिगर में देख लीजिए, मम्मी के साथ किस प्रकार से आपके बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं। कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में हम लोग स्वर्ग और नरक की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग भी उस समय पर स्वर्ग और नरक की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। देखो, हम लोग बोलते हैं ना, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गया। किसी इंसान को आपने ऐसे सुना है कि नरकवासी हो गया? कोई भी इंसान जो है कितना भी पाप कर ले, लेकिन इच्छा रखता है स्वर्ग की। ओके, चलो वो बात अलग है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलेगा। स्वर्ग के मानदंड होंगे, शायद वो अलग टाइप के होंगे। ओके, इंसान को अब हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये है शवाधान, और शवाधान में आपके बहुत सारे मृदभांड मिले हैं और आभूषण मिले हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी स्वर्गवास पर, यानी कि स्वर्ग की अवधारणा पर विश्वास करते थे। वो इस बात पर विश्वास करते थे कि मरने के बाद कुछ जीवन होता है, मरने के बाद कुछ जिंदगी होती है, मरने के बाद एक नया जन्म होता है। आपने मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, हर किसी धर्म में आपने सुना होगा कि मरने के बाद आप जो है एक ऐसी जगह जाते हो जहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है इंसान। ओके, तो ये अवधारणा आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस बात को मानते थे। हालांकि वहां पर उस समय पर धर्म का विभाजन नहीं था, जैसे कि आज के समय में आप देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग हैं, और हर चीज़ में जो है धर्म वाली चीज़ें घुसेड़ दी जाती हैं। ओके, तो वहां पर धर्म तो था, ओके, लेकिन धार्मिक विभाजन नहीं था वहां पर। और वहां पर भी स्वर्ग और नरक की अवधारणा है, उसको माना जाता था। आप मुझे बताओ कि जब स्वर्ग और नरक की अवधारणा को माना जाएगा, तो उस सभ्यता में भूत और प्रेत की अवधारणा को भी माना जाएगा। तो वहां पर जादू टोटके भी चलते थे। आपने बंगाली बाबा का नाम सुना होगा। जिस प्रकार से बंगाली बाबा वादे करता है कि खोया हुआ प्यार है वो पाएं, इससे ये करवाएं, उससे वो करवाएं, इस प्रकार के वादे, उस प्रकार की रूढ़िवादी चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है, हड़प्पा सभ्यता में एक लेवल की रूढ़िवादी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। ओके, तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उनके शवाधान हैं, उसमें मृतभांड भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं। ध्यान रखना, जो इस बात को संकेत करता है कि मरने के बाद भी एक प्रकार की जिंदगी है, और पुरुष और महिलाओं के शवों के साथ आभूषण मिले हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लोग थे वो आभूषण के शौकीन थे। आज हम भी तो आभूषण के शौकीन है ना, हम लोग रिंग पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं, चैन पहनते हैं।
ओके, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा ही जो थे आभूषण पहनते थे। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों और के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान से जो हमें मम्मी प्राप्त हुई है, कहीं न कहीं ये एक कुलीन वर्ग से संबंध रखता होगा क्योंकि इसने एक मनका यानी कि एक आभूषण पहन रखा था जो कि बहुत अच्छी तरीके से तराशा गया था। ओके, तो इससे हमें समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएँ हों। आजकल तो महिलाएँ ज़्यादा शौक करती हैं सोने-चांदी का, लेकिन पुरुष भी करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग दिखावे वाला काम बहुत करते हैं, मोटी-मोटी जंजीरें, 50 तोला सोना, है ना? इस प्रकार की चीज़ें आपने देखी होंगी। कहीं-कहीं मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएँ दफनाने में विश्वास नहीं था। ओके, तो कहीं-कहीं आपके बर्तनों तांबे के बर्तन दर्पण नहीं है ये, तांबे के बर्तन है, ओके? तांबे के बर्तन के साथ दफनाया गया है ना? तो ये इस बात कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं। ऐसा मत सोचना कि मतलब कुछ ही इतिहासकार इस बात को मानते हैं। कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि भाई मरने के बाद तांबे के बर्तन रख दो, है ना? फालतू में बड़े-बड़े आभूषण क्यों रखो? लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो भाई करेगा, सीधी-सी बात ये है। जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो तांबे के बर्तन ही रखेगा। जैसे कि हम लोग ईश्वर के ऊपर आस्था प्रकट करते हैं ना, ईश्वर के ऊपर आस्था प्रकट करते हैं तो कई कुंटल जो आपका कई टन जो आपका दूध है उसको हम लोग मूर्ति पर चढ़ाते हैं, है ना? ये आस्था प्रकट करने का एक वो है ना? कभी-कभी हम लोग भंडारा करवाते हैं किसी दादा की मृत्यु होने के बाद। ये आस्था का एक प्रतीक है, ओके? तो ये कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि नहीं, हम लोग इस आधार पर ये नहीं बोल सकते कि सामाजिक भिन्नता थी, है ना? कुछ लोग जो है प्रैक्टिकल इंसान थे और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते थे कि मृत्यु के उपरांत भी कोई जीवन होता है। इसलिए वो साधारण जो चीज़ें हैं उसको दफ़ना दिया करते थे। ध्यान रखना, अब हम लोग बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। कुछ चित्र आपने देखा होगा, ये है आपके तांबे का दर्पण। देखो उस समय पर काँच-वाँच अगर कहा जाए तो काँच-वाँच इतना ट्रेंडिंग में नहीं था। वहाँ पर तांबे का जो दर्पण है, उसी को चेहरा देखने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसा पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि अमीर इंसान होते हैं उनके पास एसी होता है, ऑडी गाड़ी होती है, मर्सिडीज होती है, उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। जिस कपड़े को एक बार पहन लेते हैं उस कपड़े को वो वापस नहीं पहनते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के सबूत मिले हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि कुछ लोग विलासिता वाली ज़िंदगी जीते थे। ऑब्वियसली विलासिता वाली ज़िंदगी कौन जिएगा? जो कि इंसान आपका अमीर हो, उसके पास पैसा हो, वही तो विलासिता की ज़िंदगी जिएगा। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल थे। क्या पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं शामिल थी? अब रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं शामिल होंगी तो उनको तो ऐसा तो नहीं है भैया हम सोना चांदी से बनवाएंगे, हीरे मोती से बनवाएंगे। ऑब्वियसली उन्हें मिट्टी से बनवाएंगे या फिर पत्थर से बनवाएंगे। ओके, जिसमें कि चक्कियों का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? हम लोग चक्कियों का यूज़ करते हैं किसमें? आटा पीसने में। आटा को थोड़ी पीसते हैं, गेहूँ को पीसते हैं। ओके, इसी प्रकार से मृदभांड बनाने में, इस प्रकार से सुइयाँ बनाने में, इस प्रकार से इनका यूज़ होता था। कुछ देखना हम लोग बात करेंगे, ये वस्तुएँ सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। यानी कि यार बेसिक सी कॉमन सी चीज़ें हैं। बेसिक सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। उसको तो सभी लोग यूज़ करेंगे ना। जैसे कि हम लोग बात करें कि ब्रश हुआ, कंघी हुई, इनको तो सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। हालाँकि डिफ़रेंस देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में। तो अगर देखा जाए तो पत्थर की बनी चीज़ें और मिट्टी की बनी चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी और आम जनता इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों और महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। आप देखो सभी जानते हैं क्या? सोना है, कम मात्रा में मिलता है, दुर्लभ है, इसलिए वो महंगी वस्तु है और स्थानीय स्तर पर ये मिलती भी नहीं है, इसलिए महंगी वस्तु है। जैसे हीरा है, हीरे को हम लोग तराशते हैं और तराशने में काफ़ी
समय लगता है और उसके लिए एक विशेष कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑब्वियसली महंगी होगी। आप इकोनॉमिक्स में तो जानते ही हैं ना, डिमांड और सप्लाई पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई बहुत कम होगी, तो वो महंगी हो जाएगी। जिस चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो इस आधार पर जो चीज़ें कम मात्रा में मिली हैं, उस चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी महंगी थी। ओके। इस प्रकार फायांस यानी घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ये जो आपको पदार्थ ऊपर दिख रहा है जस्ट मेरे ऊपर, ये आपका क्या है? फायांस। फायांस बोलते हैं हम इसको। ये किससे बना हुआ है? घिसी हुई रेत, बालू, इसका रंग जो होता है, सॉरी, इसकी जो मिट्टी होती है वो चिपचिपी चिपचिपी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, उससे बनाया गया है। ओके। ये एक तरह से छोटे पात्र हुआ करते थे और संभवतः इनको हम लोग कीमती मानते थे क्योंकि इनको बनाना कठिन था। आज के समय में आप इसको आराम से बना दोगे, बच्चे बच्चे इस बात को बना इस बच्चे बच्चे इस बर्तन को बना देंगे। लेकिन उस समय पर इस प्रकार के बर्तन बनाना एक बहुत बड़ी कारीगरी थी। ओके। ये हस्तशिल्प उद्योग का एक बहुत बड़ा नमूना है जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कारीगरी में काफ़ी अच्छे थे। और ऐसे पदार्थ और ऐसे पात्र जो हैं वही इंसान खरीद पाएंगे जिसके पास पैसा हो। जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो इंसान वैसे भी इसको खरीद नहीं पाएगा। ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना, कुछ बर्तन आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी उपयोगी या फिर विलासी वस्तुओं के रूप में हम लोग जो है इसको शामिल कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने पीछे जो आपने चीज़ें देखी हैं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें थी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जग की, है ना? तो जग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला वो है, एलिमेंट है ना? तो कइयों जग आपने देखा होगा, आप किसी अमीर के यहाँ पर आप जाओगे, धीरूभाई अंबानी के आप घर जाओगे, अनिल अंबानी के आप घर आप जाओगे, तो चांदी के बर्तन में आपको वो खाना खिलाएंगे। तो देखो, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो दिखावे के लिए या फिर अपनी जो अमीर ज़िंदगी है उसको दिखाने के लिए ये शो ऑफ करते हैं। ओके। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाली चीज़ों को अगर बहुमूल्य धातुओं से बनाया जाता है तो वो समझा जाता है कि ये विलासिता की चीज़ें हैं। ओके। हम लोग इसे और चीज़ों से भी तो बना सकते हैं, जैसे मिट्टी से या फिर किसी धातु से बना सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाली चीज़ है, उसको तो हम किसी से बना सकते हैं। ओके। तो ये जो आपका प्रश्न है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि इनका वर्गीकरण जो किया गया था वो उपयोगी वस्तुओं में आता है या फिर विलासिता की वस्तुओं में आता है। यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी वस्तुओं में ये विरल मिलती हैं। तो आपको क्या समझ में आता है? देखो, इस बात के माध्यम से जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई साहब, हड़प्पा के जो नगर थे और मोहनजोदड़ो के जो नगर थे, उनके नागरिकों के पास काफ़ी पैसा था। जब पैसा होगा तभी तो वो इस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। अब आप गाँव में जाओगे, गाँव में आपको चांदी के बर्तन मिलेंगे, सोने के बर्तन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो आप समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर के जो लोग बाग थे, उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा था, है ना? नगरों में रहते हैं, आपने देखा होगा, दिल्ली मुंबई में आप गए होंगे तो कईयों लोग जो हैं ऑडी मर्सिडीज, ये तो आम 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 सी बात है वहाँ पर। ओके। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर काफ़ी विकसित थे और वहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ के लोग बाग काफ़ी अच्छा कमाते थे और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। ओके। तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आगे।
उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले। तो इतिहासकार इस आधार पर भी बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काफ़ी विकसित थे, प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कालीबंगन की बात करें, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कालीबंगन कहाँ पर है? कौन से राज्य में है कालीबंगन? ओके, तो कालीबंगन की छोटी जो बस्तियां हैं उनमें से इस प्रकार की विलासिता की वस्तुएं आपको देखने को नहीं मिली। सोना भी आपका दुर्लभ, संभवतः आज की तरह कीमती, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। संचयों का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि आपने अपना सोना जो है एक तिजोरी में बंद करके रखा होगा, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सोने की धातु को जो है एक तरह से संभाल कर रखते थे। इससे हमें समझ में आता है कि भाई साहब ये सोना है, तब भी बहुत महँगा था, तब भी दुर्लभ धातु थी, तब भी इसकी डिमांड थी और आज भी इसकी डिमांड है। आज देख सकते हैं सोने की जो कीमत है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता था, किया जाता था। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कि कोई पुरातत्वविद उन्हें खोज नहीं निकालता। अच्छा आप देखते होंगे ना कि आपने सुना होगा कि हमारे गांव में जो है किसी को खजाना मिला, हमारे गांव में किसी को जो है मटकी में भर के जो है सोना मिला। आपने सुना होगा ना, आपके गांव में भी कुछ इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली होंगी। तो आप समझना हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भी हो सकता है कि इमरजेंसी के समय पर पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। उस समय बैंक वैंक तो थी नहीं कि भाई साहब बैंक वैंक है उसमें जमा करवा दो, आपका पैसा सेव रहेगा, जब भी चाहो तब निकलवा लो। एटीएम जैसी व्यवस्था तो वहाँ पर थी नहीं। तो इमरजेंसी में आप लोग पैसा कैसे कलेक्ट करोगे? अब सोना ही एक ऐसी धातु है जिसका कभी रेट गिरेगा नहीं। बाकी तो आप गाड़ी खरीद लो, आप 4 दिन के बाद बेचने जाओ, उसकी कीमत बहुत कम गिर जाएगी। आप अपना मोबाइल मोबाइल खरीदो, मोबाइल खरीदने के बाद आप वापस बेचो, उसकी कीमत आधी हो जाती है। सोना एक ऐसी धातु है, इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो काफ़ी सेफ रहता है। इसी प्रकार से ये लोग भी इस बात को जानते थे कि भाई सोना को सेव करके रखो। और कइयों बार आपने देखा होगा किस प्रकार से वहाँ पर किस प्रकार से आपके गाँव में कहीं कहीं पर खजाना मिला होगा, सोने से भरी हुई कुछ मटकी मिली होगी, कुछ इस प्रकार की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार की स्टोरी यह दर्शाती है कि पहले के समय के लोग सोने के घड़े में सोना रखकर उसको छिपा देते थे। कभी-कभी हुआ कि भाई किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया और जनता को मार दिया, तो उनका सोना जो है वहीं के वहीं रह गया। फिर सदियाँ बीतती गईं, कुछ लोगों ने खुदाई-वुदाई करी, वहाँ खेत बन गए। खेत बनने के बाद हो सकता है जुताई में वो घड़ा मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। शिल्प उत्पादन के विषय में हम लोग जानकारी देखते हैं कि शिल्प उत्पादन किस प्रकार से वहाँ पर होता था। आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग हमेशा से, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो आपका महाजनपद काल हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो चोल काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे सातवाहन काल हो, कोई सा भी काल हो, शिल्प उद्योग जो है वो हमेशा आपकी प्रमुख भूमिका में रहा है और बहुत सारे लोगों को ये रोजगार भी प्रदान करता है। ये आप सभी इस बात को जानते हैं। ओके, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या विशेषताएं हैं। वो कॉमन जानकारी आपको मिलेगी। चन्हू को चिह्नित कीजिए, सॉरी ये एनसीईआरटी की भाषा है। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है, चन्हू, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो आप समझ सकते हैं चन्हू, है ना? ये कहाँ पर है? आप मुझे एक बार बता दो कि इसका कौन सी राज्य में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो ध्यान रखना कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है कि शिल्प उत्पादन में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कालीबंगन दे दिया जाएगा, आपको चन्हू दे दिया जाएगा, इसके अलावा लोथल, धोलावीरा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ध्यान रखना ये चन्हू था, ये शिल्प उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था, शिल्प कार्य के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण करना, बांट बनाना सम्मिलित था। ये छोटे-मोटे जो आपके कारीगर होते हैं ना, जो काम करते हैं, शिल्प उद्योग में ये मत सोचना कि शिल्प उद्योग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कपड़ा उद्योग आता है। ये मत समझना कभी भी, ये गलती कभी मत करना। शिल्प उद्योग में कपड़ा उद्योग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो आपके सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं ना, इस सूक्ष्म और लघु उद्योग में
ये सब चीज़ें आती हैं छोटी-मोटी, जैसे कि हम लोग बात करें शंख की कटाई करना, है ना? धातु कर्म करना, मोहर का निर्माण करना, बाँट का निर्माण करना, कपड़े का निर्माण करना, मटके का निर्माण करना, है ना? बर्तन का निर्माण करना या फिर आभूषण का निर्माण करना, ये सभी शिल्प उत्पादन में आते हैं। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के कारीगर काफ़ी निपुण थे शिल्प उत्पादन में। तो आप इस बात को समझ सकते हैं ना, देखो शिल्प उत्पादन कहाँ पर होता है? जहाँ पर शहर होते हैं। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे और हड़प्पा सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो नगरीकृत थी। ओके? क्योंकि शिल्प उद्योग वहीं विकसित होते हैं जहाँ पर नगरीकरण होता है। ध्यान रखना कुछ मनके आपको देखने को मिलेंगे। मनके के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कार्निलियन, ये सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे कि पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फायांस, पकी हुई मिट्टी सभी का प्रयोग करके मनके का निर्माण होता था। जिस प्रकार से आप आभूषण में देखते हैं ना, आभूषण में हीरे, मोती जड़े होते हैं, सोना, प्लेटिनम ये सब चीज़ें होते हैं, तो उस समय पर हीरे, मोती, प्लेटिनम ये सब चीज़ें तो उस समय पर नहीं थी, ओके? तो उस समय पर जो भी उपयोगी था, जो भी अट्रैक्टिव था, है ना? जो इंसान को काफ़ी अट्रैक्ट करे, उन सभी धातुओं को मिलाकर मनके का निर्माण किया जाता था। और ये मनके जो हैं, इसका यूज़ कौन करेगा? ऑब्वियसली इसका यूज़ जो अमीर इंसान है, वही तो करेंगे ना, गरीब इंसान कहाँ से कर पाएँगे? अब गरीब इंसान के गले में भी आपने देखा होगा, गरीब इंसान के गले में काला धागा होता है, पहनने का शौकीन तो वो भी है। कुछ ना कुछ तो पहनेगा। हाथों में आपने देखा होगा, हाथों में उसके काला धागा मिल जाएगा, कलावा मिल जाएगा। हालाँकि कलावा आज सभी लोग पहनते हैं, इससे अमीर और गरीब का कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने महँगे आभूषण होते हैं, वो अमीर इंसान ही पहनते हैं, ओके? गरीब इंसान भी कुछ ना कुछ पहनते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ टाँग लेते हैं वो गले में, है ना? तो ध्यान रखना कि ये सभी चीज़ें हैं मनके और मनकों का निर्माण ये तांबा, कांसा, सोना, क्वार्ट्ज, स्फटिक और ये कार्नेलियन के जो पत्थर होते हैं, इन सभी का यूज़ करके आपके ये बनाए जाते थे। ओके? अब आगे देखना, कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। तो आप सोचो यार कि उस समय पर 2 या 2 से पत्थरों को किस प्रकार से जोड़ा जाता होगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो तकनीक होती। आज तो हम लोग 2 या 2 से पत्थरों को आप जोड़ दो, फेविक्विक से जोड़ दो आप, फेविकॉल से जोड़ दो आप, कुछ समय के लिए जुड़ जाएँगे, बाद में हट जाएँगे। कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो पत्थर को भी जोड़ सकती हैं। उस समय पर वो किस आधार पर, किस चीज़ से वो जोड़ते होंगे? ओके? ये एक आश्चर्य करने वाली बातें हैं। ओके? ध्यान रखना, तो 2 या 2 से पत्थरों को आपस में जोड़ दिया। इसके अलावा कुछ सोने के टोप वाले पत्थर हुआ करते थे, जिनके ऊपर सोने की जो है एक पतली-सी टोपी टाइप की लगी होती थी। आपने देखा होगा ना? आपने कइयों ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसमें कुछ सोने की फिनिशिंग टाइप की होती है। इनके कई आकार होते थे, जैसे कि हम लोग बात करें चक्राकार। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे आभूषण आपके ऐसे बनते हैं जो चक्राकार बनते हैं, बेलनाकार भी बनते हैं, गोलाकार भी बनते हैं, ढोलकाकार भी बनते हैं और खंडित-खंडित यानी कि खंड-खंड में बनते हैं। ओके? तो जिस प्रकार के आभूषण आप आज देखते हो, वो हड़प्पा सभ्यता में भी बनते थे। लेकिन क्लैरिटी, फिनिशिंग के मामले में आज के जो आभूषण हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, हाथ से बनाई गई चीज़ें होती हैं और फैक्ट्री में बनाई गई चीज़ें होती हैं, दोनों में डिफ़रेंस होता है, ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस होता है, ओके? तो कुछ तो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ कलाकारी ऐसी होती हैं जो हड़प्पा सभ्यता की काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ होती हैं। उसको हम लोग कह सकते हैं कि यार वाक़ई में ये जो चीज़ें बनाई हैं, वो काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं। इसका जो कारीगर है, देखो हड़प्पा सभ्यता की मैं बात नहीं कर रहा। हड़प्पा सभ्यता के अलावा आप जाओगे मिस्र के, आप पिरामिड की बात कर लो, है ना? हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कुछ आपको चीज़ें देखने को मिली हैं जो वर्तमान समय में भी अवेलेबल नहीं है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के आप देख लो, नालियाँ आप देख लो, ड्रेनेज सिस्टम आप देख लो, है ना? नगर नियोजन प्रणाली आप देख लो, वो भी आपको जो है आज के समय जैसी नहीं देखने को मिलेगी। वो परिष्कृत है। अगर उसको अपना लिया जाए तो हमारे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आएगी। ओके, आज तो 10-15 मिनट बारिश हो जाती है, दिल्ली मुखर्जी नगर में नाले पे नाले भर जाते हैं। बच्चे जो हैं पैंट ऊपर कर कर के जो है नाले पार करते हैं। इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिलती हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया भी था कि आधुनिक के हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से किस प्रकार से वर्तमान समय में सीखा जा सकता है।
है ना? ये सब चीज़ें जो है वर्तमान समय का कंपैरिज़न किया गया था हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से। कुछ को उत्कीर्ण और चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। जिस प्रकार से आप जानते हैं ना कि आप सोने की कोई चीज़ लेते हैं तो उस पे कारीगरी होती है, बहुत सारी फिनिशिंग होती है। ध्यान रखना सारी की सारी पीडीएफ, सारे के सारे लेक्चर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह। ये इसी फ़ॉन्ट में आप टाइप करना टेलीग्राम पर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। आपको लगभग 11,500 बच्चे हैं, वो जॉइन हो चुके हैं। इसमें एंशिएंट, मेडिएवल, आर्ट एंड कल्चर हर किसी की पीडीएफ पड़ी हुई है, आप भी ले सकते हैं। बीएस लाइव ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज़ करते हुए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप किसी भी कोड का यूज़ कीजिए, लेकिन मेरे साथ जुड़ना है तो आप बीएस लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। ओके? ये सब चीज़ें हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और अभी मेरा प्लस पर आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, वहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हमारे पास समय का अभाव होता है, लिमिटेड हमारे पास टाइम होता है। वहाँ पर हमारे पास टाइम ही टाइम है और हम लोग अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर आपको 2021 का देना है तो या फिर आपको आगे 2 साल बाद देना है तो अभी से स्टार्टिंग करवा कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें नंबर भी आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखना, शाम को 8 से लेकर 10 बजे के बीच में केवल, तभी आप कॉल करना। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएँ थीं। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था, पर आसानी से उस पर कार्य हो सकता था। ओके। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। आप सभी लोग जानते हैं ना, देखो यार, जो चीज़ें मुलायम होती हैं, मुलायम मुलायम आराम से मुड़ जाती हैं और मुलायम चीज़ों पर कारीगरी करना बिल्कुल आसान होता है। अब कठोर पत्थरों पर आप कारीगरी करोगे, उसको काटोगे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आपके ये मनके वगैरह मिले हैं, जो आभूषण आपको मिले हैं, ध्यान रखना इन सभी आभूषण में और इन सभी मनकों में सेल खड़ी से बनी हुई चीज़ों की बहुलता देखने को मिलती है, यानी कि अधिकतम आपको सेल खड़ी से बनी हुई चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यानी कि आज के समय में तो हम लोग देख सकते हैं ना, आज के समय में किस प्रकार से मशीनों के माध्यम से चीज़ें बन जाती हैं आराम से। आजकल तो 3D प्रिंटिंग चल चुकी है ना, कि आप चाहो तो ये जो बोतल है, इस बोतल की आकृति का निर्माण आप कुछ चंद मिनटों में आप कर सकते हो। ओके, कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। एक आपने फ़ोटो देखा, फ़ोटो के माध्यम से आपने तुरंत उस पर जो है क्लिक कर दिया और आपका बन गया। लेकिन उस समय पर तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस थी नहीं, रोबोटिक्स था नहीं, मशीनें थी नहीं, तो किस प्रकार से ये सब चीज़ें बनाते होंगे? ऑब्वियसली हाथ की कारीगरी। इंसान ने ही तो सब कुछ बनाया है। इंसान ने ही तो रोबोट को बनाया है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो इंसान उस समय जो है हाथ की कारीगरी के माध्यम से अच्छे-अच्छे वहाँ पर मन के बनाता था, वो भी सेल खड़ी पदार्थ का यूज़ करते हुए। ओके, तो ये प्रश्न आज भी जटिलता का विषय है कि किसके माध्यम से कैसे बनाते होंगे वो लोग। जैसे आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे और मिस्र के पिरामिड में आपने देखा होगा किस प्रकार से कितने जटिल तरीके से बनाए गए हैं। कईयों बोलते हैं कि यार एलियन ने बनाए होंगे, इंसान की बस की बात तो है ही नहीं है। इतने बड़े-बड़े पत्थर इंसानों के लिए ऊपर तक ले जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो इंसान ने ही बनाए थे। उस समय पर भी इंजीनियर थे। उन्हें कोर्स नहीं किया था, बीटेक कोर्स नहीं किया था उन लोगों ने। ओके, बीई नहीं की थी उन लोगों ने। लेकिन वो प्रैक्टिकल उनको जानकारी थी। कईयों तो पढ़े लिखे गँवार होते हैं, बीटेक, बीई करे आते हैं। पूछा जाए कि भाई क्या होता है ये? जानते ही नहीं है। हमारे देश में ये तो चल रहा है, हमारे देश में बेरोज़गारी का प्रमुख रीज़न यही है कि लोग बाग पढ़ तो लेते हैं, डिग्री इकट्ठी कर लेते हैं, अगर पूछा जाए कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस से 9.6 का सीजीपीए है, पूछोगे कोडिंग आती नहीं है। ओके, तो वो सब चीज़ें हैं। आज की शिक्षा नीति की आवश्यकता ये है कि उसी हिसाब से शिक्षा दी जाए, जो आगे आने वाले समय में आपको रोज़गार प्रदान कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने
यह दर्शाया है यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। किसमें? आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ऑब्वियसली हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम लोग आभूषण का निर्माण करते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो आपके सुनार होते हैं वो निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे चरणों से उनको गुजरना पड़ता है। कभी कभी कारीगरी हाथ से करनी पड़ती है, कभी कभी उसको तपाना भी पड़ता है, तब जाकर आपका आभूषण मिलता है, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सामान्य रूप से देखने को मिल जाएँगी। ओके, तो ऑब्वियसली हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार का चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। आगे ध्यान रखना, पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हूदड़ो, लोथल हाल ही में धोलीवीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं आपको। तो यार आज के समय में भी जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं? आज के समय में भी जो मूर्तिकार होते हैं वो एक बड़ा पत्थर लेते हैं और बड़े पत्थर को तोड़ते हैं और फिर कहीं घिसते हैं, फिर कहीं उस पे पॉलिश करते हैं, फिर कहीं उसमें छेद करते हैं, तब जाकर आपकी मूर्ति बनती है। जो भगवान की मूर्ति आप मंदिरों में देखते हैं, वो कुछ नहीं था, पहले पत्थर था। पत्थर को जब भगवान की प्रतिमा बना दिया, उसी की आप पूजा करते हो। यानी कि इंसान ने ही भगवान को बनाया है। अगर आप कहा अगर आज के समय में अगर आप देखोगे, मूर्तियों का निर्माण कौन करता है? मूर्तियों का निर्माण जो है वो इंसान ही करता है। पहले वो पत्थर था। तो आप कह सकते हो ना कि भगवान को, जिसको हम लोग पूजते हैं, उसको मंदिरों में स्थापित किया गया है, उसको इंसान नहीं बनाया है। मैं किसी की आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ओके, तो देखो, भगवान को तो हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग मूर्तियों के माध्यम से अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। अगर मूर्तियां नहीं होती तो धर्म हमारा क्या है, नीरस हो जाता। ओके, इसलिए मूर्तियों की भी महत्ता है। हम जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फिलॉसफी वाली बातें हैं, वो बीच बीच में से झाड़ देते हैं। ओके, चलिए। नागेश्वर और बालाकोट को आपको चिन्हित करना है ना? दोनों बस्तियां तो जो थी आपकी समुद्र के तट के समीप थीं। देखना, ये शंख से बनी वस्तुएं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएँ सम्मिलित हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा-सा बीच में मेरे हिसाब से छूट गया है, इसको क्रॉस कर लेना। ये शंख से बनी हुई वस्तुएँ हैं, जिनमें च चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएँ सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कौन-कौन से? नागेश्वर और बालाकोट। अच्छा हाँ, ये सही है हमारा। हाँ, सही है। नागेश्वर और जो बालाकोट थे, आप ध्यान रखना, ये चूड़ियाँ, करछियाँ और ये पच्चीकारी की वस्तुएँ, पच्चीकारी आप जानते हैं ना? आपने ताजमहल देखने गया आप ताजमहल देखने गए होंगे, और ताजमहल में आपने देखा होगा कि जो पत्थर है, पत्थर में कुछ लाल, नीले, कुछ इस प्रकार के जो हैं आपके महंगी जो आपकी पत्थरें होते हैं वो जड़े होते हैं और उनसे आकृतियाँ बनाई होती हैं। ओके, लाल, पीले, नीले इस प्रकार की आकृतियाँ पत्थरों पर उत्कीर्णित की जाती हैं। तो ध्यान रखना, ये जो थे, ये आपके नागेश्वर और बालाकोट में बनते थे। आपको मैप में सर्च करना है कि प्राचीन समय के ये नागेश्वर, बालाकोट किस समय, कहाँ पर थे, किस जगह पर थे। तो ये निर्माण के काफ़ी विशिष्ट केंद्र थे। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपसे कहीं पे भी कि पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? नागेश्वर और बालाकोट, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार से यह संभव है कि चन्हूदड़ो, लोथल से तैयार माल, यानी कि मन के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों के केंद्रों तक लाया जाता था। आज भी तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे आपके कारीगर होते हैं जो घर पर बनाते हैं किसी चीज़ को, और उसके बाद वो सब चीज़ें जो होती हैं आपकी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अगर कहा जाए कि चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं लाख की चूड़ियाँ, है ना? अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो विशिष्ट स्थान पर ही बनाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेशम के कुछ कपड़े होते हैं, है ना? हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है ना? आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कई जगह की ये कलाकारी काफ़ी फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ होता है, तो वो वहीं पर ही बनती है।
और वहाँ से पूरे विश्व में, पूरे देश में फैलती है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, ये जो थे नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 स्थान ऐसे थे जो कि पच्चीकारी, चूड़ियाँ और करछियों के लिए काफ़ी फ़ेमस थे। और यहाँ से बड़े-बड़े शहर का मतलब आपके हड़प्पा शहर और आपके मोहनजोदड़ो, यहाँ पर भेजे जाते थे। ध्यान रखना, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। ओके, तो ये सभी चीजें इस बात को प्रूव करती हैं कि वहां पर शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। आप सभी इस बात को जानते हैं ना कि जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि अवशिष्ट पदार्थ, जिस स्थान पर जिस प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ होंगे उससे हमें समझ में आ जाता है ना। जैसे कि हम लोग भंडारा खाने जाते हैं, और भंडारा खाने जाते हैं तो आसपास आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थाली वगैरह जो होती है, प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास वगैरह होते हैं, उसको बगल में डाल देते हैं। कोई इंसान आएगा, देखेगा कि भाई साहब यहाँ पर क्या है, भंडारा हुआ होगा या फिर क्या नाम से शादी हुई होगी। समझते हैं ना। तो पुरातत्व जो विद होते हैं वो भी शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान करने के लिए कुछ अवशिष्ट पदार्थों की खोज करते हैं। अगर उनको वो अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, अगर उन्हें वो अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, इसका मतलब वहां पर शिल्प उत्पादन केंद्र विशेष रूप से होगा। ओके। यहां तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन केंद्र के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। बेस्ट एग्जांपल है आपका भंडारा वाला, है ना। जहां पर भंडारा हुआ होगा वहां डिस्पोजल और ये प्लास्टिक के जो थाली हैं वो आपको मिल जाती हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल है ये। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इस बात का पता लगाते हैं कि वहां पर किस प्रकार के शिल्प उद्योग होते थे। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं। वैसे हम लोग कभी टाइम मशीन में जाएंगे तो देखेंगे कि वाकई में जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है। आगे आने वाले समय में टाइम मशीन भी बन जाएगी, और टाइम मशीन एक सत्य है। अभी हम लोग इसको इनकारते हैं, लेकिन आप अपने भूतकाल में जा सकते हैं और ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही जल्द आपकी टाइम मशीन भी बन जाएगी। ओके, अभी बहुत हम लोग, पहले आपने कभी सोचा था कि आप कभी हवाई जहाज में ट्रैवल करोगे, कभी आप उड़ पाओगे, लेकिन उड़ पाते हो ना अभी। तो कुछ चीज़ें हमें इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन आने वाले समय में वो पॉसिबल हो जाती हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्य स्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन कार्य किया जाता था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपके जो बालाकोट और नागेश्वर, बालाकोट था वो कौन सा था, वो एक मिनट रुको। हाँ, नागेश्वर और बालाकोट वही था, नागेश्वर और बालाकोट ही था वो। तो ये मत सोचना कि बालाकोट और नागेश्वर के अलावा कहीं पर और भी शिल्प उद्योग नहीं थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी कुछ शिल्प उद्योग विकसित हो चुके थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में तो होंगे ही, ऑब्वियसली शहर है तो। लेकिन आप ध्यान ध्यान रखना, कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ विशेष कारीगर ऐसे होते हैं जो कि उसी प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। उसका कॉपी कोई कर नहीं सकता है। उसकी कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने जीआई टैग सुना हुआ ना, आज के समय में जीआई टैग मिलता है, साड़ियों को मिलता है, कुछ ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों को मिलता है जो विशेष पहचान रखती है। ओके, उसी प्रकार से आप समझिए कि बालाकोट और नागेश्वर था, वो शिल्प उद्योग के काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, हम लोग बात करते हैं माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियाँ। जैसे कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य पत्थर जैसे कि लकड़ी, धातु, जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। आपने भी देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि यार हमारे देश में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग क्या करते हैं,
जो हम लोग आयात करते हैं, है ना? कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, कुछ हम लोग आभूषण बना रहे हैं, है ना? अब सोना हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास चाँदी नहीं है, तो चाँदी हम लोग कहीं और से मँगा लेंगे, मेक्सिको से मँगा लेंगे चाँदी, है ना? तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आपकी मिल जाती हैं स्थानीय स्तर पर और कुछ चीज़ें आपकी नहीं मिलती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के और भी आपके जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ से वो चीज़ें मँगा ली जाती हैं और कुल मिलाकर वहाँ पर जो है चीज़ें असेंबल कर दी जाती हैं। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु और इसकी उपनदियों के बगल में बड़े नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस बात का प्रूफ होता है कि भैया हम लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल शहरों तक लाना और बना हुआ माल अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो बैलगाड़ी प्रमुख साधन हुआ करते थे। इसके अलावा हम लोग जल मार्गों का भी यूज़ करते थे हड़प्पा सभ्यता के समय पर, यानी कि बड़े बड़े जहाज के माध्यम से। और देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जलमार्ग के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है माल को। तो ध्यान रखना, परिवहन के साधन की हम लोग बात करते हैं तो सड़कें भी थीं और जल मार्ग भी काफ़ी विकसित थे। आप देखोगे कई जगह आपके जो हैं बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि जलमार्गों की काफ़ी विशिष्ट भूमिका थी। आज भी हम लोग जो है जलमार्ग की बात कर रहे हैं ना, जर्मनी में जलमार्गों का यूज़ करते हैं। आजकल हम लोग जो है अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नंबर 1, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये करंट अफेयर्स का मुद्दा था, ये आपको मालूम होना चाहिए वैसे। हम लोग भी आप देखो कि जहाँ से गंगा निकलती है, अगर जलमार्गों का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग आराम से कम कीमत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ पर गंगा नदी बहती है, वहाँ तक माल को आराम से पहुँचा सकते हैं, है ना? तो जलमार्गों का यूज़ करना एक बढ़िया तरीका हो सकता है। ध्यान रखना, ये देखना उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि हम लोग बात करें, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल, जैसे कि हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में जो शोरतुगई है, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवत मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल जो कि कार्निलियन, यानी कि गुजरात के भड़ोच में है ये, है ना? सेल खड़ी की हम लोग बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोत के निकट था। तो आपने देखा होगा कि कुछ उद्योग वहीं पर विकसित होते हैं जहां पर खनिज अयस्क वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि लोहा उद्योग वहीं पर विकसित होगा जहां पर कोयले की खदानें होती हैं। ओके, तो आप ध्यान रखना कि ये उद्योग धंधे वहीं पर विकसित हुए थे या फिर वहाँ से मंगवाए जाते थे जहाँ से इनको आसानी से उपलब्ध किया जा सकता था। जैसे कि हम लोग बात करें शंख, शंख नागेश्वर और बालाकोट में आराम से मिल जाया करते थे। तो वहाँ पर शंख निर्माण के शिल्प उद्योग काफ़ी विकसित थे। इसी प्रकार से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की शोर्त कोई है, उसमें आपको मिल जाएंगे नीले नीले रंग का पत्थर मिल जाएगा आपको, लार्ज वर्थ मणि, है ना? ओके, इसके अलावा लोथल, लोथल में कार्निलियन, लोथल जो कि सॉरी, लोथल जो कि कार्निलियन यानी गुजरात के आपके जो है भड़ोच में है, वहाँ पर सेल खड़ी। ओके, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, चलिए तो आप इस बात को आप देख लीजिए, एक मिनट रुको, हम ये लोग इस मैप के माध्यम से कुछ देख सकते हैं क्या? एक मिनट, इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्या? चलो, इसमें मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं, फिर भी आगे हम लोग बात करते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी। आपने सुना होगा ना खेतड़ी। खेतड़ी जो है तांबे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज भी खेतड़ी तांबे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है ये। और RAS का तो ये फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, दक्षिण भारत अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। ओके, ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि दक्षिण भारत में सोना मिलेगा, तो सोना वहाँ से लेकर आएंगे।
खेतड़ी से अगर तांबा मिल रहा है तो तांबा लेकर आएंगे, वहाँ से कच्चे माल के रूप में इसकी आपूर्ति करेंगे। ये सब चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी हड़प्पा सभ्यता में। जिस प्रकार से आज का आयात निर्यात होता है उसी प्रकार से वहाँ पर होता था। कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको बस स्थान ध्यान रखना है, जो स्थान मैंने आपको बताए थे स्थान में से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ध्यान रखना, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। क्या नाम दिया? गणेश गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि गणेश्वर जोधपुर संस्कृति क्या है? क्या है गणेश्वर जोधपुर संस्कृति संस्कृति हम्म, आपके होश उड़ जाएंगे। कभी कभी यूपीएससी एनसीईआरटी के डायरेक्ट जो वर्ड है उसको उठाकर रख देती है। अब बताओ, कभी कभी किसी किताबों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी आपको। एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है वो आपकी राजस्थान में जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ पर फैली हुई है। ओके, और हड़प्पा सभ्यता में ही शामिल है। ये मत सोचना हड़प्पा सभ्यता से अलग सभ्यता है ये। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पा मृदभांडों से भिन्न थे। ध्यान रखना, इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऑब्वियसली यार, जब तांबे की वस्तुएं वहां पर पाई जाएंगी तो तांबे की वस्तुएं पाई जाएंगी तो ऑब्वियसली वहां पर सॉरी तांबे के अयस्क पाए जाएंगे खेतड़ी से, तो वहां पर तांबे की चीज़ें तो मिलेंगी ना। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर केले पाए जाते होंगे, आपके क्षेत्र में अगर अंगूर पाए जाते होंगे, तो अंगूर से बनने वाली जो डिश वगैरह होती हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बनेंगी। खान पान में हम लोग अंगूर को यूज़ करेंगे। जैसे केले की हम लोग बात करते हैं, दक्षिण भारत में केले अधिक पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु में आप जाओगे, चेन्नई में आप जाओगे तो वहाँ पर केले हर चीज़ में, खाना पीना, केले की सब्जी, केले के ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, केले को सुखाकर खाना, उसको वापस तलना, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी उस समय पर। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ओके, ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में आपको ध्यान रखना, हाल ही में पुरातत्वविदों ने खोज की है और बताया है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लिया जाता था। देखो, तांबा उस समय पर एक महत्वपूर्ण धातु था। उस समय पर तांबे से निर्मित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उस समय पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। ध्यान रखना, उस समय पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लोहे का स्थान किसने लिया था? तांबे का। तो आप सभी जानते हैं, जिस आप लोग देखोगे हर जगह आपको लोहा ही लोहे का सामान मिलेगा। इसी प्रकार से जब तांबे का इस्तेमाल किया जाएगा तो तांबे का इस्तेमाल भी बहुतायत में किया जाएगा। कृषि में तांबे का यूज़, है ना, हर चीज़ में उद्योग में तांबे का यूज़, हर चीज़ में तांबे का यूज़ किया जाएगा। तो हमारे देश में तांबा जो मिलता है वो सफिशिएंट होता नहीं था, क्योंकि एक खेतड़ी था, वही तांबे का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता काफ़ी फैले हुए थे, तो इससे आपूर्ति हो पाती नहीं थी, इसलिए हम लोग ओमान ओमान से भी हम लोग तांबा मंगवाते थे। ओके, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिलते हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। ओके, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थल से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। यह है ओमान से मिला एक हड़प्पाई मर्तमान। ओके, इस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। तो यार हमें समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो आयात निर्यात भी करते थे। यानी कि आप समझिए ना, जिस प्रकार से ओमान से अगर हम लोग तांबा मंगवा रहे हैं तो ओमान भी तो हमारे क्षेत्र से कुछ ना कुछ मंगवाता होगा। इस प्रकार से विदेशी व्यापार भी यहाँ पर चलता था। इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी व्यापार संपन्न था हड़प्पा सभ्यता में, तो हाँ, विदेशी व्यापार उस समय पर चलता था और होता था। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनियमित करते थे। ओके, विनिमय करते थे। हम लोग बात करेंगे तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में
मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। तो आप ध्यान रखना, इससे हमें समझ में आता है कि भाई हम लोग ओमान से तांबा मंगवाते थे। ओके, तो हमारा विदेशी व्यापार भी अच्छा था। और ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो विदेशी व्यापार था उसमें हमें व्यापार लाभ था, व्यापार घाटा नहीं था। हम लोग निर्यात ज़्यादा करते थे, आयात कम करते थे। उस समय पर मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब सभ्यताएं काफ़ी पिछड़ी हुई थी। अगर हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो पूरा विश्व का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। आगे ध्यान रखना, यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिली तांबे में निकल के अंश मिले हैं। हाँ, निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बांट, पासे और मनके शामिल हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये मोहरें, बांट और ये पासे वगैरह जो हैं वो निर्यात होते थे। ओके, तो मेसोपोटामिया में भी हमारे हड़प्पाई सभ्यता के कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि मेसोपोटामिया के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, आयात निर्यात वहां से होता था। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलुमन, मगान, मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। ओके, ये दिलुमन है, इसे हम लोग बहरीन के नाम से जानते हैं। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि दिलुमन शब्द किस शहर के लिए, किस देश के लिए जो है प्रयुक्त किया गया था हड़प्पा सभ्यता में, तो आप क्या बताओगे? दिलुहन था, वो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के, ओ सॉरी, बहरीन द्वीप के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। मगान, मेलुआ के बारे में तो हम लोग वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो हमें समझ में आ गया किस प्रकार से हमारा विदेशी व्यापार था वो हो रहा था। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। देखो, लेख की हम लोग बात कर रहे हैं, लेख में हम लोगों ने कहा नहीं था कि हम लोग इतिहास को जानने में कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, मनके और आपके ये जो हैं सिक्के वगैरह, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और पुरातात्विक लेखों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि वाकई में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, क्योंकि इन लेखों के माध्यम से प्रूफ होता है कि वाकई में यार विदेशी व्यापार हुआ करता था। वैसे आप मान लीजिए कि मेसोपोटामिया में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, वही हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिल रही हैं। इससे समझ में आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से आयात निर्यात करते होंगे। ओके, इससे हमें समझ में आता है ना। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रांकन पाते हैं। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इतिहास को समझने के लिए हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोगों ने देखा था कि मन के अभिलेख, ये सभी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सिक्के में जहाज, मोहरें, सॉरी, जहाज, नाव, इन सब के चित्र देखने को मिलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि भाई ये व्यापार के लिए कहीं ना कहीं जहाज का यूज़ करते। अब जहाज यार सड़कों पर तो चलाएंगे नहीं, कहाँ चलाएंगे? ऑब्वियसली समुद्र में चलाएंगे, नदियों में चलाएंगे। तो इसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि जो आपके दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, इन दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए इन लोगों ने जहाज़ों और नावों का प्रयोग किया होगा। ओके, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोहरें, लिपि तथा बांट। आप देखो ना, मैंने जो आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है, जितने भी बच्चे हैं आप मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, आपने किसी ने भी पढ़ी होगी एंशियंट हिस्ट्री जिसमें हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया है,
तो मैंने कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया है, आप मुझे बताओ। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज मतलब जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएगी। ओके। बाकी आप एनसीईआरटीज पढ़ लो, किताब आप पढ़ लो, जमी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, बिखरी हुई चीज़ें मिलेंगी आपको, कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी का मतलब इतनी शानदार कनेक्टिविटी कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो बी एस लाइव भूपेंद्र सिंह है, यहाँ पर सारे नोट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशियंट, मिडिएबल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इससे बेस्ट कंटेंट आपको ना तो एनसीईआरटी से मिलेगा, ना किसी किताब में आपको मिलेगा। ये कई सालों की मेहनत है जो आपको फ्री में मैंने दी है। ओके। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी चीज़ों के पीछे आप भागोगे तो बच्चों को चाहे कितना भी कंटेंट अच्छा दे दिया जाए, लेकिन फिर भी वो क्या है, विश्व देखो, जो चीज़ फ्री में उनको मिल जाती है ना, उसकी इज्जत नहीं होती है। ओके। शायद ये चीज़ मैं आपको पैसों में प्रोवाइड करवाता तो शायद मेरे हिसाब से इसकी काफ़ी इज्जत होती। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे विश्वास ही नहीं कर पाते इस चीज़ पे, नोट्सों पर। बाकी आपकी मर्जी है, अभी नहीं तो बाद में समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटीज और बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि जो सर ने पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया है। ज्योग्राफी की जो किताब हम लोग ज्योग्राफी की जो ज्योग्राफी जस्ट हम लोगों ने ख़त्म करी है, उसमें से भी आप देखना कि सारे के सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टैटिक पोर्शन में जो आपका बनेगा नहीं, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन हो। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोहरें और Playing from laptop 008779J9C. ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। एक मिनट रुको। और रही बात प्लस की, तो प्लस पे तो बात ही अलग है, प्लस पे तो हम लोग अलग ही बात करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, कल म्यूज़िक वगैरह बन गया था, उस स्लाइड में एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि म्यूज़िक ऐड कर दिया जाए, लेकिन म्यूज़िक कुछ ज़्यादा हो गया, चीज़ें बहुत वैसी हो गई, है ना। इसलिए म्यूज़िक वगैरह बंद कर दिया गया है। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं मोहरें और मुद्रांकन के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के एक मिनट, मोहरा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं। मोहरों और एक मिनट, फिर से अब आ गया। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर गड़ी थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। आप हड़प्पा सभ्यता में देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था वो सील के रूप में किया जाता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर सील देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो मौर्यकालीन सभ्यता आई, इसमें मोहरों का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया गया। तो ये एक अपवाद है और हो सकता है कि अपवाद में से क्वेश्चन आपके बन जाए। देखो, अपवाद में से ही क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी अक्सर आपको फंसाता है। वो जानता है कि विद्यार्थी मोहरों का उपयोग में ये आंसर लगा के आएगा कि मोहरों का उपयोग विनिमय के साधन के रूप में किया जाता था, लेकिन विनिमय के साधन के रूप में ना होते हुए मोहरों का उपयोग एक सील या फिर ठप्पे के रूप में या फिर एक पहचान चिन्ह के रूप में किया जाता था। ओके। एक सामान भर दिया, सामान भरने के बाद उसके मुंह को बांध दिया,
उसके मुंह को बांधने के बाद जो है उस पर गीली मिट्टी जमा दी और गीली मिट्टी पर क्या है ठप्पा लगा दिया मोहर का। इससे ये समझ में आता है कि भाई ये सामान इस क्षेत्र से आया है ना। ओके, तो मोहरा का इस्तेमाल किस लिए होता था भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। इसी प्रकार से यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था। अगर आपकी जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी होता नहीं कि किसी का सामान निकाल लिया, अमेजन में आपने देखा होगा। अमेजन में पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि आप मोबाइल फ़ोन मंगा रहे हो और मोबाइल फ़ोन वहाँ से निकाल लिया, उसकी जगह आपका पत्थर रख दिया। तो ऐसी गतिविधियाँ बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अब तो ऐसा होता है कि भाई डिलीवरी बॉय है वो आपको ओटीपी भेजता है। क्या जिस फ़ोन से ऑर्डर किया गया था डिलीवरी वही ले रहा है कि कोई और ले रहा है ना? तो इससे क्या है काफ़ी अच्छी सुविधाएँ देखने को मिलती है। लेकिन उस समय पर अमेज़न था नहीं, उस समय पर ओटीपी का सिस्टम था नहीं, तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ कुछ और होंगी। भ्रष्टाचार उस समय पर भी होते थे और भ्रष्टाचार आज के समय पर भी होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना अगर मुद्रांकन यानी कि जो मुद्रा की छाप है अगर वैसी की वैसी ही है, उसमें कुछ भी टेम्परिंग नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई थैले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है कि भाई साहब मुद्रांकन के लिए मोहरों का उपयोग हम लोग करते थे। कुछ इस प्रकार की मुद्रा होती थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की मुद्रा, इस प्रकार का आपका जो है मुद्रांकन देखने को मिलता है। ये मुद्रा की छाप है और ये कहाँ से मिला है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? फटाफट मुझे बताओ। रोपड़ है कहाँ पर? फटाफट मुझे बताओ। रोपड़ है आपका पंजाब में। ओके, तो पंजाब से हमें इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ लिपि के बारे में। एक रहस्यमय लिपि। इस लिपि को अगर हम लोग समझ जाते ना हड़प्पा सभ्यता की, तो कभी भी हमें हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए अनुमान का सहारा नहीं लेना पड़ता। हालांकि फिर भी अनुमान का सहारा तो हम लोग लेते, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिल जाती हड़प्पा सभ्यता के बारे में, स्पष्ट रूप से। ओके, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग इस लिपि को समझ नहीं पाए हैं और आज भी हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को समझते रहे हैं, एक अनुमान लगाते रहे हैं। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग वैदिक काल के बारे में बहुत सारे आपके ग्रंथ मिले हैं, है ना, लिपि भी हमें पढ़ने को मिली है। तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाई जो वैदिक काल है, मौर्य काल है, उसमें ये हुआ होगा। हालांकि फिर भी हम लोग नहीं कह सकते कि जो बात लिखी गई है आपकी ग्रंथों में वो सही हो। कभी कभी अतिशुक्तियाँ होती है ना, कभी कभी चीज़ें राजा महाराजा के जो पक्ष हैं, है ना, उसको मजबूत करने के लिए इतिहासकार उनके पक्ष में इतिहास लिखते हैं। कोई भी जो आपका दरबारी है अपने मालिक के विरोध में कौन इतिहास लिखेगा? ऑब्वियसली प्रशंसा करेगा ना कि ये एक बहुत बड़ा दानी महाराजा था, इसने बहुत दान धर्म किया था, चक्रवर्ती सम्राट था, आसपास के राज्यों को जीत लिया, है ना। तो वो सब बातें हैं। तो यानी कि ग्रंथों में लिखी गई बातों पर भी विश्वास करना एक मुश्किल वाली बात हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना ग्रंथों में जो बात लिखी है अगर उसके हिसाब से पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं तो ये सटीक जानकारी मिल जाती है हमें कि भाई साहब हाँ ऐसा ऑब्वियसली हुआ होगा। ठीक है ना। अब ध्यान रखना कुछ बातें हम लोग लिपि के बारे में पढ़ें। देखो लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है ना। लिपि से क्वेश्चन बन जाते हैं। किस प्रकार के शब्दों का लिपि में यूज़ करते थे वो लोग, क्या करते थे, कैसे करते थे, ये सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। ध्यान रखना आप ऊपर देखो, एक जानवर का चिन्ह है नीचे और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इससे यह समझ में आता है कि भाई ये मालिक है इसका, इस सामान का, जो ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना, जिस पर सील ठोकी गई थी। ओके, ये इस मालिक का है और इसकी ये पदवी है, इसकी ये औकात है, कितने ऊंचे लेवल का व्यापारी है। तो भाई इसके साथ हस्तक्षेप मत करना, ये उसका सामान है। ओके, तो कहने का मतलब ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो इन चिन्हों के माध्यम से समझ जाया करते थे कि ये चिन्ह हमारा है। कईयों तुमने देखा होगा राजपूत जो शासक होते हैं उनके खुद के एक चिन्ह होते हैं, देखा होगा आपने, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, किसी का सूर्य होता है, किसी का चंद्रमा होता है, किसी का शेर होता है ना। ये सब चीज़ें हैं।
अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, जिसमें सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच में थी। आप मुझे बताओ कि आपके जो हिंदी भाषा है उसमें कितने शब्द होते हैं, कितने आपके कितनी संख्या होती है उनकी, और इंग्लिश में कितनी होती है, ए से लेकर जेड तक, और उसके माध्यम से हम पूरी भाषा का निर्माण कर देते हैं। लेकिन आप समझिए कि इसकी भाषा में लगभग 375 से 400 जो हैं शब्द थे। तो इस भाषा को समझना कितना मुश्किल और कितना जटिल हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आप ध्यान रखना, कुछ टेक्निक ऐसी यूज़ हो जाएगी जिसके माध्यम से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, है ना? सुपर कंप्यूटर इसके सीक्वेंस को बताकर इसकी भाषा का ट्रांसलेशन कर सकता है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी ग्रहण कर लें। ओके, ये बात अभी तो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो अभी तो इसके बारे में जानकारी हम लोग अनुमान के माध्यम से ही लगाते हैं। ध्यान रखना, इनके शब्द लगभग 375 से 400 के बीच में। कभी भी यूपीएससी इस पर फोकस कर सकता है कितने शब्दों का उसमें यूज़ किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं ना, उर्दू हम लोग कैसे लिखते हैं? उर्दू भी हम लोग दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। और इसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि है और खरोष्ठी लिपि है, ये भी हम लोग दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। इसी प्रकार से ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यताई लिपि है, ये हड़प्पाई सभ्यताई लिपि भी हम लोग दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। ये भी कथन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कथन के रूप में यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है लिपि के बारे में कि दाईं से बाईं, बाईं से दाईं किस प्रकार से लिखी जाती थी। क्योंकि कुछ मुहावरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं और यह संकुचित है। इससे हमें समझ में आता है कि भाई साहब, ये जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी गई होगी, जिससे उत्कीर्णन ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। ओके, होता नहीं है स्टार्टिंग में हम लोग जो है कोई भी चीज़ लिखते हैं तो फैला फैला कर लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास स्पेस बहुत कम पड़ गया तो हम यहाँ पर छोटे मोटे शब्दों का यूज़ कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि संभवतः हड़प्पाई जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। जैसे कि हम लोग बात करें मोहरें, मोहरें पर लिखावट मिली है। मैंने कहा था कि मालिक का नाम होता है ना, और मालिक का चिन्ह भी होता है। इसी प्रकार के तांबे के औजार, तांबे के औजार में भी कुछ ना कुछ आपका लिखा होता है। इसी प्रकार से मर्तबान, तांबे और मिट्टी की जो लघु पट्टिकाएं होती हैं, जैसे हम लोग आज के समय में अभिलेख के नाम से जानते हैं, उस प्रकार के अभिलेख आपको मेसोपोटामिया और मिस्र से भी देखने को मिले हैं। आभूषण की हम लोग बात करें, अस्थि क्षण हम लोग बात करें, है ना, यानी कि जो आपके जानवर होते हैं, जानवरों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको औजार के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, इसी प्रकार से जो आपके अभिलेख होते हैं, जैसे हम लोग प्राचीन सूचना पट्ट के नाम से जानते हैं, उस पर भी इस प्रकार की लिपियां लिखी हुई हैं। अगर हम लोग मोहरें, तांबे के औजार, वर्तमानों पर लिखी गई और तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ हैं, उस पर लिखी गई जो भाषाएँ हैं, इसके बारे में अगर हम लोग समझ जाएँगे ना, तो ऑब्वियसली हम लोग इस लिपि के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक नई जानकारी ले सकते हैं, है ना? याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? हुँ? अगर हम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लिपि का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से क्या प्रूफ होता है? इसके माध्यम से ये प्रूफ होता है कि वहाँ के लोग क्या साक्षर थे? क्या पढ़े लिखे थे? देखो, पढ़े लिखे होंगे तभी तो हम लोग लिपि का यूज़ करेंगे ना, है ना? अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो हम लोग लिपि का थोड़ी यूज़ करेंगे। तो इस बात का अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साक्षर थे, यानी कि शिक्षित थे या फिर अशिक्षित थे। इस बात का अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। ध्यान रखना, इस बात का अभी तक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बांट की। किसकी बात करेंगे? बांट की। ये बांट आप सभी लोग जानते हैं ना? बांट आप सभी जानते हैं ना? ध्यान रखना, बांट से जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो मानदंड सॉरी विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बांट सामान्यतः चल्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे पत्थर आपको देखने को मिले होंगे, शायद सफ़ेद टाइप के ये पत्थर होते हैं। ओके, ध्यान रखना, आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी, यानी कि 1, 2,
4, 8, 16, 32 इस आंकड़े में बढ़ते जाते थे। 1200 12,800 तक थे ये। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए और धातु से बने तराजों के पलड़े में भी मिले हैं इस प्रकार के। आपने देखा होगा ना, सोने का सामान जब हम लोग तौलते हैं तो छोटे मोटे जो आपकी बांटें होते हैं ना, उनका हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से सोने का सामान वहाँ पर भी था, सोने की सामग्री उस समय पर भी थी। तो ऑब्वियसली हम छोटे मोटे इनका यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको संभवतः इसको संभवतः जो है हम लोग बोल सकते हैं कि आभूषण और इन सब के जो हैं छोटे जो पत्थर होते हैं आपके, उन सबको हम लोग यूज़ करते थे आभूषण को तौलने के लिए। ओके, और बड़े बड़े जो पत्थर होंगे उसको हम लोग बड़े बड़े सामान को तौलने के लिए यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने बोला था कि भाई साहब शून्य वून्य ये प्रणाली, आप हड़प्पा सभ्यता में आप जाओगे ना, हड़प्पा सभ्यता में भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की चीज़ें जो अंग्रेज पुनर्जागरण के समय पर इन्होंने आविष्कार किया था, वो तो हजारों सालों पहले हम लोग जानते ही थे, हम लोग यूज करते थे इन सब चीजों को। आविष्कार तो बहुत पहले हुआ होगा। ओके, प्राचीन सत्ता की हम लोग बात करते हैं, कितनी प्राचीन थी, क्या थी, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ। ये आपने देखा होगा, ये जो आपका चित्र है ना, ये पुरोहित है। एक तरह से इसको आप पंडित मान सकते हो। जिस प्रकार से हमारे देश में है ना, बहुत सारे आपके पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं जो धर्म को संभालने का काम करते हैं, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार के पुरोहित आपको देखने को मिलेंगे। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें। जैसे कि मृत भांडों में मोहरें, बांटें, ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जिसका जैसे कि हम लोग बात करें जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो आपकी मोहरें, बांटें, जो ईंट है ना, इन सब की जो बेसिक बातें जो होती हैं, जैसे ये ईंट है, ईंट का जो आकार और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है, वो आपको हर जगह एक समान देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बांट की बात करते हैं तो बांट भी आपको जो है, उनका जो भार है ना, वो सभी जगह एक समान मिलेगा। मोहरें का जो आकार है, जैसे कि वर्गाकार, आयताकार, ओके, ये भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा। वैसे तो भिन्नताएं थी क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन केंद्रीय स्तर पर वहां पर समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो केंद्रीकृत व्यवस्था थी। कैसी थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी, ना कि विकेंद्रीकरण। अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और भी बातें हैं। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवारों और चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? ऑब्वियसली जो आपके व्यापारी वर्ग के लोग होंगे वो संगठित करते थे, क्योंकि उस समय पर भी आर्थिक विषमता हुआ करती थी, कुछ गरीब लोग और अमीर लोग हुआ करते होंगे, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो श्रम का संगठन भी कुछ व्यापारी वर्गों के माध्यम से किया जाता होगा, है ना। अब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आपको बनवानी हैं, बड़े बड़े विशाल दीवारों का निर्माण करवाना है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। आगे आप देखना, प्रसाद तथा शासक की हम लोग बात करते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। सत्ता का केंद्र कौन था? मोहनजोदड़ो था या फिर हड़प्पा था? सत्ताधारी लोग कौन थे? पुरोहित वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, या फिर किसान और मजदूर थे? कौन थे? सत्ता का केंद्र कौन था? इसके साक्ष्य हमें आज तक नहीं मिल पाए हैं। साक्ष्य मिले भी हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि पुरोहित वर्गों का शासन था या फिर व्यापारी वर्ग का शासन था। अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर व्यापारी वर्ग शासन करते थे। जिस प्रकार से आप समझते नहीं है कि पूंजीवादी लोगों का शासन है आज के समय पर, है ना। पूंजीवाद हर जगह फैला हुआ है। हालांकि अब जो है पूरी तरह से कोई भी देश पूंजीवादी नहीं है और कोई भी देश आज समाजवादी नहीं है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, कोई भी हो।
आपको हर जगह इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना कि उत्तर नहीं देते किसके बारे में, सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के विषय में। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। यह नाम आज भी आपका प्रचलित है। ओके, तो लेकिन एक पत्थर की मूर्ति के माध्यम से हम लोग ये बात नहीं कर सकते हैं कि इस समय पर पुरोहित वर्ग जो था वो राजा था या फिर पंडित लोग थे वो शासन संभालते थे। हम लोग आधार नहीं बता सकते। ओके, और एक कोई विशाल भवन के माध्यम से हम लोग ये नहीं कह सकते कि मोहनजोदड़ो में ये विशाल भवन था वो पूरे हड़प्पा सभ्यता को प्रशासित करता था, है ना। हम लोग मोहनजोदड़ो को राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते केवल एक साक्ष्य के माध्यम से। अगर मान लीजिए ये जो विशाल भवन मिला है मोहनजोदड़ो में, अगर वाकई में ये एक वाकई में ये प्रसाद होता, यानी कि आपका होता नहीं है, संसद होता है एक तरह से, तो वहां पर कुछ और भी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और साक्ष्य देखने को नहीं मिले। इससे ये प्रूफ होता है कि भाई साहब ये जो चीजें हैं वो, यानी कि मोहनजोदड़ो है वो केंद्र नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में ढूंढी। ओके, लेकिन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। जिस प्रकार से वैदिक काल में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ना कि जो वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे उन्हीं की चलती थी। उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं। उत्तर वैदिक काल में तो आपके क्षत्रिय लोग हैं उनका शासन प्रमुख हो चुका था और ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो गया था। देखो, ये जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जब मेसोपोटामिया सभ्यता का अध्ययन किया तब इस बात को समझा कि मेसोपोटामिया में जो आपको साक्ष्य मिले हैं उससे ये प्रूफ होता है कि पुरोहित जो राजा हैं, सॉरी, जो पुरोहित हैं वही जो है शासन संभालते हैं। और आपने वैदिक काल में भी देखा होगा जो पुरोहित थे उनकी शासन में काफ़ी बड़ी भूमिका थी। अगर पुरोहित ने बोल दिया ये करना है तो वो राजा करना ही था वो तो उसका। ओके, लेकिन ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता से ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से ये कह सकें कि जो राजनीतिक सत्ता थी वो पुरोहित वर्गों के हाथ में थी। हालांकि छोटे मोटे हमें विशाल भवन मिले हैं मोहनजोदड़ो में, हमें जो है कुछ प्रतिमाएं भी मिली हैं एक दो। ओके, जो लगता है कि वाकई में पुरोहित वर्ग का शासन था, लेकिन नहीं था। अगर हम लोग बात करेंगे शासन था कैसे, शासन अगर देखा जाए, अगर बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम लोग कहें तो शासन हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी जो वर्ग है ना उसके हाथों में था। किसके हाथों में? व्यापारी वर्ग हैं उनके हाथों में शासन की बागडोर थी। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और भी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ बोलते हैं, अब इतिहासकार हैं उनमें वाद विवाद तो होगा, कुछ अपना मत देंगे कुछ अपना मत देंगे। सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग राजा हुआ करते थे। कहने का मतलब कुछ शासक मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई भी शासक नहीं था, कोई भी शासन नहीं था, मुक्त व्यापार की नीति थी। ओके, सब लोग समन्वय के माध्यम से यहाँ पर काम करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार बोल रहे हैं ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा का अलग से कोई राजा होगा, मोहनजोदड़ो का अलग से कोई राजा होगा, या फिर चन्हूदड़ो का अलग से कोई राजा होगा, लोथल का अलग से होगा, कालीबंगा का अलग से होगा। लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं है, ना ही लोथल से मिले हैं, ना ही आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है, लेकिन इसके आधार पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई राजा होगा वहां पर, है ना। कईयों इतिहासकार तो उस भवन को संसद की संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र था वो मोहनजोदड़ो था और मोहनजोदड़ो के माध्यम से यहाँ पर पूरे हड़प्पा सभ्यता में शासन किया जाता था। किसके आधार पर बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा सिक्के जो हैं उनके आकार एक समान थे, हर जगह सिक्के एक समान प्रकार के मिले हैं। ओके, इसके अलावा जो बांट मिले हैं, बांट आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हड़प्पा सभ्यता में एक ही प्रकार की बांट और आकृति देखने को मिलेगी। इस आधार पर बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो के द्वारा इन सभी क्षेत्रों को
संभाला जाता था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, विकेंद्रीकरण व्यवस्था थी, सभी लोग स्वतंत्र थे, सभी के राजा अलग अलग थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ओके, अब इतिहास के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान में रखना कि कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इतिहासकार अपने अनुमान के हिसाब से जो है सारे काम करते हैं। अब देखना, कुछ कुछ और यह तर्क देते हैं कि एक ही राजा था। एक मिनट रुको। हाँ, कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताएं, नियोजित बस्तियां के साथ ईंट के आकार निश्चित अनुपात में थे। बस्तियों के जो कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है। कहने का मतलब, अगर बांटें देखी जाएं, जो बस्तियों का आकार है अगर वो देखा जाए, नगर नियोजन देखा जाए, तो हमें इस बात से हम लोग कहीं पे भी नकार नहीं सकते हैं कि केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी। हर जगह ईंटों के आकार एक समान थे। नगर बस्तियां उसी प्रकार से बनी हुई थी जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो में थी और अन्य जगह थी, है ना। तो अभी तक ये तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि केंद्रीकृत शासन था, विकेंद्रीकृत शासन था, पुरोहित वर्गों का शासन था क्या नहीं था। अभी तक ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं और अनुमान के हिसाब से बताते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार का शासन था। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। अगर देखो, अगर आपको लगता है, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार कभी मजबूत नहीं होती है। क्यों मजबूत नहीं होती है आप सभी लोग जानते हैं, सभी को खुश करना पड़ता है। लेकिन अगर यहां पर अगर मान लीजिए कि अगर विकेंद्रीकरण शासन होता, ओके, तो सभी राजाओं की सहमति लेनी पड़ती, और सभी राजा सहमत तो हो नहीं पाते, विवाद होता, मजबूत डिसीजन ले नहीं पाते। जैसे कि आज के एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि 370 हटा दिया, जीएसटी बिल पारित हो गया, एयर स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब यह है कि मजबूत शासन है हमारे केंद्र में। गठबंधन की सरकार होती तो इतने मजबूत डिसीजन कभी ले नहीं पाते। तो इस आधार पर भी बोलते हैं कईयों इतिहासकार कि नहीं, केंद्रीकृत शासन था वहां पर हड़प्पा सभ्यता में। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। आप देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ था। आप देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ क्या था। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अब देखो कैसे पतन हुआ ये पता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का हो सकता है कि नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया हो सकता है कि आपस में लड़ गए हो, ये भिड़ गए हो, मर गए हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से उपजाऊ जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ, और उत्पादन प्रभावित हुआ तो वहाँ पर फसलें नहीं हो पाई। ओके, तो ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों ने इनको मार दिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अभी तक स्पष्ट रूप से कोई कहा नहीं गया है ना। ध्यान रखना, धीरे धीरे जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि धीरे, देखो मैं तो यही मानता हूँ, मेरा मानना और बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उनका मानना भी यही है कि ये जो सिंधु नदी है, हो सकता है कि इसके दिशा में परिवर्तन हो गया हो और धीरे धीरे शिफ्ट होकर ये लोग गंगा नदी के सहारे बसना स्टार्ट हो चुके थे, है ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही बसती है। ओके, कभी रेगिस्तान में आपने देखा है, रेगिस्तान में कोई सभ्यता बसी हो? मेसोपोटामिया देख लो, मिस्र सभ्यता को देख लो, किसी भी सभ्यता को आप देखोगे तो नील नदी है, उसके आसपास भी आपकी जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। तो कोई भी नदी होती है उसके आसपास ही सभ्यता का विकास होता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे धीरे धीरे शिफ्ट होकर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके थे। कहाँ पर? ये आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ओके, कुछ लोग यहाँ पर चले गए गुजरात में, कुछ लोग जो है यहाँ पर बने रहे, है ना। कुछ लोग आपके यहाँ चले गए, ये जम्मू कश्मीर बाल्टिस्तान के यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र। ये आपको शायद मेरे हिसाब से नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है चीज़ें होना स्टार्ट हुई, है ना। धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है और ये आपका गंगा वाला क्षेत्र है।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सभ्यता के अंत का, है ना? सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था? कल हम लोग बात करेंगे सभ्यता के अंत के बारे में। ओके, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो टाइमिंग, रही बात टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप अपना है BS लाइव भूपेंद्र सिंह, ये मेरा नाम है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDFs, सारी स्लाइड्स वगैरह आपको यहीं मिलेंगी। पूरी हिस्ट्री की स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह, ये टेलीग्राम है, ये मेरा कोड है BS लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि जो भी टाइमिंग होगी, कब हमारा लेक्चर होगा कब नहीं होगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक दिन पहले सेंड कर दूंगा। ओके, कुछ चीज़ें हम लोग स्पेशल क्लास में भी करेंगे। ये यूट्यूब वाला सेशन है वो स्पेशल क्लास में शिफ्ट हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाना, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। मेरी क्लास होनी है, नहीं होनी है, प्लस पर होनी है, स्पेशल में होनी है, यूट्यूब पर होनी है, क्या पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, क्या पढ़ाएंगे स्पेशल पर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। ओके, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ध्यान रखना, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो BS लाइव कोड का यूज़ करके जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत हम लोग कर देंगे कल।